नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। यूपी में बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी ने जब शपथ ली थी तभी बोल दिया था कि यूपी में अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। जैसे सीएम योगी ने बोला था वैसा ही करके भी दिखा रही हैं। यूपी में माफियाओं और अपराधियों पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। जरा देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ किस तरह से हुंकार भरी थी। वहीं गुरुवार को अतीक के बेटे का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई। माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने इसे झूठा एनकाउंटर बताया और सपा की विधायक पूजा पाल इसे जाति धर्म से परे बता रही है। राजू पाल की पत्नी और उमेश पाल की पत्नी, उनकी बहन पूजा पाल ने बोला कि जो जैसा करेगा कानून उसे वैसे ही सजा देगा। कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां दंगे नहीं होते। दंगाइयों का इलाज सरकार कानून सम्मत कार्रवाई करके करती है। जहां व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के इतर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। वहीं गुरुवार को अतीक के बेटे ने यूपी एसटीएफ ने जो एनकाउंटर किया, इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। माफिया अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने इसे झूठा एनकाउंटर बताया। वहीं सपा की विधायक पूजा पाल इसे जाति धर्म से परे बता रही है। राजू पाल की पत्नी और उमेश पाल की बहन पूजा पाल ने बोला कि जो जैसा करेगा कानून उसे वैसे ही सजा देगा। किससे कनेक्शन निकलते हैं क्या कहें, लेकिन पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए इनकाउंटर कर रही है। और एक उदाहरण नहीं है, मैं तो बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि जिस बुलडोजर ने, जिन अधिकारियों ने, प्रशासन ने एक ब्राह्मण मां और बेटी के ऊपर बुलडोजर चला दिया, आग लगा दी,
उनका क्यों नहीं मिट्टी में मिला दिया? बलिया में एक नौजवान छात्र नेता जो चुनाव लड़ना चाहता था, उसको मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने मार मार करके जान ले ली। क्या आज का भारत ये है कि कमजोर की जान ले लेंगे? क्या भारत आज का ये है कि जो संविधान में जो एक सजा होती है वो शासन प्रशासन और कर रहे हैं, बस यही है। आज इसकी कब्र खोद दिया तो खाक मिल जाएगा अपराधी था। तो देखिए, अब किसी का भी हो, अपराधी का जो कानून हाथ में लेगा तो जिसकी जैसी सजा है उसके लिए बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सिर्फ मुस्लिम बदमाशों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगा दिया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मैदान में कूद गए और विपक्ष के तमाम नेताओं के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। देखिए, यह सब कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नज़र में सवाल बन गए हैं। वो चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे तेलंगाना के हों और चाहे वो यूपी के कोई नेता हों, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब उमेश पाल की हत्या हुई तब इनको दर्द नहीं हुआ। एक हत्यारा जब पुलिस के जवानों पर हमला कर रहा है, गोली चला रहा है और जवाबी कार्रवाई में वो हत्यारे मारे जाते हैं तो इनको दर्द होता है। तो ये तो स्वयं सवाल बने हुए। तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों, जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे, ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि एनकाउंटर पर बवाल क्यों विपक्ष उठा रहा बार बार सवाल? अपराध पर प्रहार, मजहब पर क्यों उठ रहे सवाल? मजहब का क्या कनेक्शन है? विपक्ष का काउंटर क्या फेक है ये एनकाउंटर? सरकार की पूरी तैयारी, अब अगली किसकी बारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से जो मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता, बहुत स्वागत है सर आपका। जेपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ महंत राजीव लोचन शरण जी भी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जेपी यादव जी आप ही के साथ। वह सीएम योगी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। कह रहे बोली से समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया, वरना गोली से समझा देंगे। लेकिन माफियाओं का राज यहां पर टिकने नहीं देंगे और उसी दिशा में लगातार सरकार काम करती हुई। दिक्कत कहां है सर? शिल्पा जी, आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है। समस्त देशवासियों को मैं बाबा साहब की जयंती की शुभकामना देता हूं। संविधान के महान शिल्पकार, गरीबों के मसीहा, जिन्होंने संविधान के द्वारा भारतवर्ष के लोगों को वो अधिकार दिए जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे, जिनका सदियों सदियों से शोषण हुआ, कहीं न कहीं उनको एक संवैधानिक दर्जा और संवैधानिक जो रक्षा होती है उनके अधिकारों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से दिया। आज मैं बाबा साहब को नमन करता हूं और चाहता हूं कि लोग उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो लोग संविधान से परे काम कर रहे हैं, उनको भी बाबा साहब को स्मरण करना चाहिए और संविधान पर चलने का आज प्रण लेना चाहिए। समस्त देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान के रास्ते पर न चले, जो संविधान से इतर काम करे, जो संविधान की अवहेलना करे, जो संविधान को न माने, लोकतंत्र को न माने, उसको सत्ता से बाहर करें। अब आपने कहा कि देखिए किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो कहे थे वो कर रहे हैं। तो आप बताइए सीएम साहब क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े बम बरसा, गोलियां चली, लेकिन जो जरूरत वहाँ एक गवाह अतीक अहमद ने की, अब उसे उसके अंजाम तक पहुंचा रही हैं। एक एक करके इन माफियाओं का खात्मा कर रहे हैं। कह रहे कि भाई यहाँ उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध को छोड़ना पड़ेगा। 2 ही जगह है उनकी सिर्फ, या तो सलाखों के पीछे या फिर जहन्नुम में।
ये बताइए शिल्पा जी, अतीक अहमद जो कि सलाखों के पीछे से कहीं न कहीं एक पैरेलल अपनी सरकार चला रहे हैं, साबरमती में बैठे हुए हैं, और अभी आया था कि वहां से उनके पास ऐसे ऐसे सामान मिले हैं कि वो कहीं ना कहीं जो अपने गैंग का संचालन वहीं से कर रहे हैं। तो साबरमती जो कि गुजरात में है, गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है, तो वहाँ पर उनके पास मोबाइल फोन तमाम तरह के जो संसाधन कैसे पहुँच गए, वो कैसे संपर्क कर रही है लोगों से? ये तो सवाल गुजरात की सरकार के ऊपर भी है ना, केंद्र में जो बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के ऊपर है ना। ठीक है, तो इसका जवाब तो हमारे ठीक है, एनकाउंटर करवा के इतना खुश मत होइए शांत प्रकाश जाटव जी। सवाल आप लोगों के ऊपर यह भी है कि आखिरकार गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर उसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग उमेश पाल की हत्याकांड की कैसे कर दी, और इधर उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट करवा दी तो कैसे करवा दी। फेलियर तो है आप लोगों का, और ऊपर से पाकिस्तानी करेक्शन जो निकलकर सामने आ रहा है, पाकिस्तान से पंजाब के जरिए ड्रोन के जरिए हथियार मंगवाए जाते थे, वो यूपी पहुंच रहे थे। हर स्तर पर आपका फेलियर है कह रहे हैं विपक्ष के लोग। एजेंसियां क्या कर रही है, सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैं लेती हूँ जाटव जी से जवाब लेती हूँ। जाटव जी देखिए, पिछले दिनों जब एक एनकाउंटर प्रयागराज में होता है और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी उस सदन में कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा जो भी कोई यहाँ पर अपराध कर रहा है। इनफैक्ट क्या है, पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी तादाद में इस प्रकार के माफिया जो है वो पनप गए, और उनको पूरा श्रेय और उनका शेल्टर मिल रहा था उनके द्वारा जो आज विलाप कर रहे हैं। ये लोग उन अपराधियों को पुष्ट करते थे, और जिस तरीके से घटनाएं हमारे सामने आई कि किस तरीके से ये दूसरे मुल्कों से अवैध रूप से हथियार और तमाम जो है गतिविधियां ये चलाए हुए थे, उनको पूरा जो शेल्टर जो है वो पहले की सरकारों के द्वारा दिया गया। योगी सरकार में इस प्रकार की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने सूबे की जनता से, प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, वो उस पर अमल करते हुए उन अपराधियों को न केवल गिरफ्तार कर रहे हैं, बल्कि वो अपराधी जब पुलिस के सामने हथियार खोल रहे हैं तो उनको मौत के घाट भी उतार रहे हैं। यहाँ पर हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, हमारे सुरक्षा बल है, वो प्रशंसा योग्य हैं। वो अपनी जान जोखिम में लेकर के इन अपराधियों को खत्म करके उत्तर प्रदेश को खूबसूरत और उत्तम प्रदेश बनाने की कवायद में लगे हुए। जो लोग परेशान हैं, स्वाभाविक बात है, उन्होंने उन अपराधियों को पुष्ट किया तो उनका परेशान होना जो है वो लाजमी है। वो अनर्गल बातें भी करेंगे और तमाम तरीके से इस प्रकार के एलिगेशन लगाएंगे कि जैसे कि ये सब जो है वो भाजपा के द्वारा पोस्ट किए जा रहे थे, मगर ये उनको अच्छी तरह समझ लेना होगा। भाजपा के द्वारा पोषित नहीं किए जा रहे थे, लेकिन भाजपा जिस तरह से इन्हें मृत घोषित कर रही है, इस पर दरअसल ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। बकायदा वैसे तो कह रहे हैं कि दरअसल अतीक अहमद की गलती यही है, माफिया है ठीक है, लेकिन वो ऊपर से मुसलमान भी है, इसलिए जानबूझकर मुसलमानों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं। और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन के एनकाउंटर की बात उन्होंने कही है। एनकाउंटर करवाना ना करवाना वो अलग बात है, लेकिन कानून को अपना काम करने देना चाहिए था। वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि करके क्या इस तरह से सबको खत्म करवा देंगे। देखिए कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को ये धार्मिक तरीके से जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली इनका फंडा यही है। ये लोग जो है धार्मिक उन्माद में जो है जनता को फंसाना चाहते हैं, मगर देश का, प्रदेश का मुसलमान जो है वो जानता है कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो कुतार्किक है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। और अपराधी का अगर धर्म देखकर सर एलिगेशन तो बीजेपी पर अब ये भी लग रहे हैं कि दरअसल ये जो एनकाउंटर करके आप लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ चुनाव की वजह से आप करवा रहे हैं। चुनाव है इसलिए आपको फिर से एनकाउंटर याद आ गया। कहां पर चुनाव है? निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। पूरे देश में वर्ष भर चुनाव होता है
और चुनाव के कारण से अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा कि अरे भाई आज तो तुम्हें पकड़ रहे हैं मगर चुनाव है इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं हम। ये क्या मजाक की बातें हैं। अपराधियों को सजा देने वाली अलग एजेंसियां हैं और चुनाव कराने वाली अलग एजेंसियां हैं। सब एजेंसियां अपना लेकिन काम एनकाउंटर कर रही तो हैं और आप जिन्होंने लोग वोट करवा देना रहे है वो हैं। भी ये देख रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं, दुशासन अखिलेश लाने यादव वाले ने हैं, सीधा उनको आरोप वोट देना। लगाया है कि दरअसल ये एनकाउंटर तो फर्जी एनकाउंटर है, जानबूझकर करवाया गया है। इसकी तो जांच की मांग बकायदा वो कर रहे हैं और कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर कहीं फर्जी एनकाउंटर होते हैं तो वो यूपी में होते हैं। आपने किस प्रकार खुले आम बमबारी हो रही थी, गोलियां चल रही थी, पूरे देश ने देखा, वो फर्जी था। आपने जो प्रयागराज में घटना हुई उस पर कुछ बोले और आज जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया उसमें इनको फर्जी दिखाई दे रहा है। वो फर्जी है या वो जेन्युइन है वो जांच का विषय हो सकता है, मगर उसमें मारा वही अपराधी गया है जिसने इतने जघन्य अपराध को जो है अंजाम दिया। और इस प्रकार के जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाने वाला है। नहीं बख्शा जाने वाला है। फिर चाहे विपक्ष कितना भी हल्ला कर ले, कितने भी मजहबी कनेक्शंस निकाल ले। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु लगातार जुड़े हुए हैं। महंत जी आप ही के पास आ रही हूं। ये अपराधी का, माफिया का धर्म देखना, उसका मजहब देखना, अपराधी तो अपराधी होता है, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबका हर्ष एक समान होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि भाई देखिए दरअसल मुसलमान है इस वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं शिल्पा जी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, अपराधी हो चाहे भू माफिया, उसका ना कोई धर्म होता है ना मजहब होता है। बिल्कुल, उसका ना कोई धर्म होता है ना मजहब होता है। कानून के नजर में अपराधी अपराधी होता है। अगर इसी तरह का आपने देखा, पूरे देश ने देखा, प्रयागराज में जिस प्रकार से इतना बड़ा कांड हुआ है, गोली चली, बमबारी चले हैं, तो उस समय इन लोगों को चुनाव का नहीं होता है। ये चुनाव सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो समाज में क्या मुंह दिखाए, इसलिए अनाप शनाप वार्तालाप कर रहे हैं। न चुनाव से कोई मतलब है। और अगर ये अपराधी इस ऊंचाइयों तक पहुंचे तो ये विपक्ष की देन है, ये सपा की देन है। एक समय था जब प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती चलती थी, उस समय इन लोगों को अच्छा लगता था कि मेरा नेता कितना आगे बढ़ रहा है, कितने गरीबों को सताया गया है, कितने को मतलब घर मकान लूटा गया है, परेशान किया गया है, और आज ऐसे अपराधियों को सजा दी जा रही है। ये मैं कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, ये उनसे पूछा जाए जो अभी इतना बोल रहे थे सपा के नेताजी, उनसे पूछा जाए कि जो सेना के, जो हमारे सुरक्षा के जवान माने मारे गए हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई, तब इन लोगों ने नहीं देखा है। वो भी तो किसी माँ के बेटे थे, वो भी तो किसी के पति थे, जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे, हमारे प्रदेश की सुरक्षा में लगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और तभी यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा जब इसमें कानून का राज्य चलेगा। ये अपराधी और भू माफियाओं का राज्य चलेगा। का राज स्थापित करने के लिए महंत जी विपक्षी यही तो कह रहे हैं कि क्या कानून को ही हाथ में ले लेंगे? ये देश संविधान से चलेगा या गोली से चलेगा? नहीं तो कानून कहाँ, जब अपराधी संविधान से चलेगा। और आज बाबा साहब की अंबेडकर जयंती है, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ। और जो भी हो रहा है ये कानून और संविधान से ही हो रहा है। जब अपराधियों के ऊपर इनाम घोषित किया जा रहा है, आपके अंदर कर नहीं तो डर क्या, क्यों भाग रहे हो, क्यों नहीं पुलिस के सामने आकर के, क्यों नहीं न्यायालय के सामने सरेंडर कर रहे हो? और जब प्रशासन आपको सरेंडर करने के लिए बोल रही तो आप प्रशासन के ऊपर गोली चलाओगे तो क्या प्रशासन आपकी आरती उतारेगी? ठीक है यादव जी, प्रशासन और वहां पर जो पुलिस के अधिकारी ही वो टीम उनके सामने वहां पर पहुंचे थे, क्या उनकी आरती उतारती? किस बात का इंतजार करते? या खुद गोली खा लेते? तब आप लोगों को शांति हो जाती, तब आपको फिर ये एनकाउंटर फर्जी नजर नहीं आता। यादव जी और पुलिस के ठीक है, मान जवानों ने गोली आती खाई, आपके पास हमारे 2 जवान शहीद हुए कि नहीं हुए? दीप यादव जी के पास दीजिए सुरक्षा के लिए। ठीक है, आती हूँ जी। और मैं पहले कहना चाहूंगा दीपिका जी
जी विश्वास रखते हुए हेलो, बाबा साहब भीमराव देता हूँ मेरी आवाज आ रही है? महंत जी आऊंगी आपके पास। एक बार मैंने जो सवाल यादव जी से किया है उसका जवाब ले लेती हूँ। जी, तो मैं महंत जी को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को स्मरण किया, और मैं इनसे ये गुजारिश करूंगा कि ये लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो विचलित हो रहे हैं, जो भारतीय संविधान को नहीं मान रहे हैं, वो संवैधानिक रास्ते पर चलें, असंवैधानिक रास्ते पर मत चलें, और निश्चित रूप से देश में अमन चैन की बयार बहेगी। लोग संविधान को मानने पर पूछ रहे हैं यादव जी, सुनिए, जब वो फरार कर रहे थे 24 फरवरी को सत्याकांड को अंजाम देने के बाद से लगातार अंडरग्राउंड चल रहे थे, बार बार अपनी जगह बदल रहे थे, पुलिस की टीमें उनके पीछे पड़ी हुई थी, पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन जब उन्होंने पुलिस पर ही गोली बरसानी शुरू कर दी तो पुलिस वाले क्या करते? फिर किस बात का इंतजार करते? उनका वहां से भाग जाने का या फिर खुद गोली खाने का? उस समय क्या करते? क्यों आपको एनकाउंटर फर्जी नजर आ रहा है? उस सिचुएशन के बारे में क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है? मैं भी अपनी बात कंप्लीट करूं। ठीक है, पुलिस वालों के ऊपर वो गोली चला रहा था, पुलिस वालों ने अपनी सुरक्षा में उसको मार डाला, लेकिन आप अतीत के एनकाउंटरों को देखिए। मनीष गुप्ता का क्या दोष था, जो मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में एक होटल में पीट करके मार डाले गए? क्या वो भी गोली चला रहे थे? पुष्पेंद्र यादव का क्या दोष था, जिसको झांसी में मार दिया गया? अभी कुछ दिन पहले उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, उसको न्याय नहीं मिला था। ये बताइए, कुलदीप सेंगर जो कि उन्नाव से विधायक थे और उनको एक क्या नाम है बलात्कार केस में फंसे हुए थे, और जो पीड़िता थी उसके ही परिवार वालों को मार डाला गया, कब चढ़ा दिया गया? उनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? उनका एनकाउंटर कब होगा? यानी कि माफिया को जिस तरह से यहाँ पर मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में जारी है, विपक्ष ने बवाल मचाया हुआ है कि दरअसल मिट्टी में माफिया को नहीं मिलाया जा रहा है, इस देश के संविधान को, कानून व्यवस्था को, न्यायालय को और उसकी पूरी प्रक्रिया को मिलाया जा रहा है। इसी पर आज कर रहे हैं चर्चा। साथ ही जो मजहबी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, जो पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, रिमांड कॉपी में जिस बात का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इस पर भी हो रहा है सवाल जवाब। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए शांत प्रकाश जाटव जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो सवाल यहाँ पर उठा रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव जी, सर सवाल तो जायज है, आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये जो सब कुछ हो रहा है, यानी कि कानून को बचाने के लिए आप लोग क्या कानून की ही धज्जियां उड़ाने पर आतुर हो जाएंगे? ऐसे रक्षा होती है कानून की? और अभी आज तो देखिए ना, इतने दिन है, बाबा साहेब की जयंती है, आज के दिन कम से कम ईमानदारी से जवाब दे दीजिए। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश शासन वो ईमानदारी से काम कर रहा है, देश में मोदी सरकार वो ईमानदारी से काम कर रही है, और उसी के कारण जिन्होंने हमेशा बेईमानी को चुना वो लोग परेशान हैं। जो भी काम हुआ, अगर आप इतनी तत्परता से काम कर रहे हैं सर, तो फिर आप बस इतना बता दीजिए कि गुजरात की साबरमती जेल में बैठकर उसके पास, वहां तो देखिए आप ही की सरकार है ना, उत्तर प्रदेश में भी आप ही की सरकार है, कैसे उसके पास इतने साधन पहुंच गए? कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, बकायदा व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए वो अपने गुर्गों को इंस्ट्रक्शंस देता रहा? कैसे उसने उमेश पाल की पूरी मर्डर की प्लानिंग कर ली? फेलियर नहीं है आपका यहाँ पर? ये सब जांच का विषय है कि किस तरीके से ये सब घटनाएं वहां से मैनेज हुई। लोग मिलाई पर जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं अपने संबंधी से, उस वक्त में क्या वहां से गाइडलाइन लेकर के आती है, सब चीजें जो है ये जांच का विषय है कि किस तरीके से उसने उसको अंजाम दिया, किस तरीके से वो अपना ये सब चीज चला रहा था। मगर एक्चुअल में अगर हमें आज प्रशंसा करनी चाहिए तो हमारे पुलिस प्रशासन की, जो लगातार उन अपराधियों को पकड़ भी रहे हैं और उनके विरोध करने पर वो उनको जान से मार भी रहे हैं। जिस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए हमारे पुलिस कर्मियों ने इन दोनों अपराधियों को, गुर्गों को, जिन पर कई लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, उनको जिस तरीके से मार गिराया, ये है एक प्रूफ कि हाँ, इस प्रदेश के अंदर गुंडा नहीं बचेगा, गुंडों को शेल्टर देने वाला नहीं बचेगा। उनकी भी जांचें होंगी, जो जिन लोगों ने जो है इनको शेल्टर दिए, उन सब लोगों की जांच होंगी जिन्होंने इनको टिकट भी दिए। तो ये सब चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। और आज जिस तरीके से ये व्याकुल हैं, रो रहे हैं, टीवी पर साफ दिखाई दे रहा है।
छोटे से बच्चे से भी पूछ लो कि ये लोग किसके गुर्गे थे, तो सब छुट्टे के साथ ही उन लोगों का नाम लेंगे जो लोग आज आंसुओं से विलाप कर रहे हैं। ठीक है, खुलेआम कह रहे हैं यादव जी, आप लोगों को जो करना है करते रहिए, लेकिन इन्होंने अपना ट्रैक निश्चित कर लिया और उसी ट्रैक पर लगातार आगे बढ़ते हुए जो भी इन्होंने अपना गोल निर्धारित किया है ये निर्धारित करते रहे। जनता सारी चीजों को देख रही है, किस प्रकार से संविधान की ये धज्जियां उड़ा रहे हैं, अपराधियों को जेल में किस प्रकार से ये सुविधाएं दे रहे हैं। सपा विधायक पूजा पाल जानते होंगे सर आप, सपा विधायक पूजा पाल की अगर मैं बात करूं, उनकी बाइट अभी हमने सुनवाई ना, वो तो अखिलेश यादव से बिल्कुल उलट बोल रही है। नहीं तो मैंने जब सवाल पूछा, आपने भी प्रश्न पूछा कि आखिर गुजरात मॉडल का जिसका ढिढोरा पीटा जाता है पूरे देश में, जिसके बल पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन जेलों में किस तरह से अपराधियों को मोबाइल फोन और सारी सुविधाएं पहुंच रही है, इसका जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वहां पर ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंचती तो इस तरह का हत्याकांड उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, 24 फरवरी को दहाड़े गोलाबारी और बंदूक चले बम से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, तो वो न उड़ाया गया होता है अगर केवल वहां पर जेल में नहीं हुआ होता है। लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाने वालों की भी तो अब ये धज्जियां उड़ा रहे हैं क्या? और जिस तरह से माफियाओं को एक सख्त संदेश पहुंचाया जा रहा है, जो वो थर्रा रहे हैं, जो वो कपकपा रहे हैं, उनको उनकी हैसियत में रखा जा रहा है, क्या वो सही नहीं है सर? तो शिल्पा जी, क्या अब उत्तर प्रदेश में यही चलेगा कि एक तरफ अपराधी और जो है माफिया अपना सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं गोलाबारी बंदूक से लोगों को उड़ाते रहे और सरकार? ठीक है, क्या ये पैरेलली चलने वाली है? जायज सवाल है, आपका जायज सवाल है, इसका मैं टू द पॉइंट जवाब लेती हूँ जाटव जी। तो क्या अब ये होगा, एक तरफ माफिया अपनी गुंडागर्दी चलाएंगे तो दूसरी तरफ सरकार में बैठे गुंडे अपनी गुंडागर्दी चलाएंगे, क्या ऐसा होने वाला है? यादव जी एक सूची बनाएं आके शिल्पा जी और अखिलेश जी के माध्यम से। एक सेकंड में जवाब ले लूं जरा, क्योंकि सरकार में बीजेपी है और बीजेपी से जवाब बनता है। बोलिए सर जाटव जी। हाँ, तो मैं यादव जी से आग्रह करूंगा कि एक सूची बनाएं किन किन लोगों को छोड़ना है। ठीक है, सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। यादव जी एक सूची बनाएं और अखिलेश जी के माध्यम से योगी जी के पास पहुंचवाएं कि ये लोग ऐसे हैं जिनको संविधान का बेनिफिट दिया जाए, इनको किसी तरीके से इनको जो है सजा नहीं दी जाए, अगर ये कुछ भी हरकतें करें इनको किसी भी सूरत में जो है इनको मुआफ करके रखा जाए। ऐसा करके एक सूची बना करके दे दें, मालूम पड़ जाएगा। अरे आप क्या सोच रहे हो कि संविधान के नाम पर आप जो बातें कर रहे हो, संविधान का तो सबसे ज्यादा आपने अपमान किया है और संविधान के दायरे में ही आप लोगों को संविधान की परिभाषा समझाई जा रही है। ये नमन करने से, जयंती मनाने से काम नहीं बनेगा, संविधान को लागू करने से काम बनेगा और इस वक्त में संविधान लागू किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन संविधान लागू आप कर रहे हैं, को शेल्टर देते आए हैं, ये जो आप लागू हो रहा है ये संविधान। जाटव जी, जो लोग अपराध करते आए हैं उन पर लागू हो रहा है ये संविधान। अप्रोच क्यों, हिंदुओं को क्यों छोड़ दिया जाता है, मुसलमानों को क्यों एक एक करके टारगेट किया जा रहा है, जो सवाल ओवैसी ने खड़ा किया? और महुआ मोइत्रा को भी आपने सुना होगा, कह रहे हैं कि बहुत कहते थे सपा राज में जंगल राज था, सपा राज में जंगल राज था। ये क्या जंगल राज नहीं है? शिल्पा जी, मैं आज कम से कम नहीं तो 5-6 मेरे मित्र मुस्लिम मित्र हैं, उनसे मैंने बात की, कल भी की, तो मैंने कहा तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? कहले बहुत सुकून में है। पहले अगर ये समाजवादी पार्टी का शासन होता तो ये सब लोग सड़कों पर उतर गए होते। उस वक्त में हम लोग भी परेशान होते हैं क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं करती है कि इस उपद्रव में इनके साथ में शामिल हों। आज हम बहुत सुकून में हैं, रोजे का महीना चल रहा है, रोजा रखे हुए हैं और ये जो अपराधियों को मुक्त किया जा रहा है, हम बहुत सुकून में हैं। किसी प्रकार का कोई सड़क पर कोई उत्पात नहीं मच रहा। खुद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लगातार मेरे से, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ, वो अपने आप को सुकून मंद मान रहे हैं। मुस्लिम तो ये जो बात जो कह रहे हैं, इस बात में ये लोग खुद ही फंसे हुए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर सलमान गौरी जी भी जुड़ गए हैं। सलमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सलमान जी, क्या कहेंगे आप? आपको भी लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अतीक अहमद की गलती यही है कि वो मुसलमान धर्म से है?
ये मजहबी कनेक्शन, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैम, ये जो कुछ हो रहा है ये सब संविधान को मिटाने के लिए हो रहा है। अगर संविधान का पालन जब किया जाएगा तभी तो ये सब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकाउंटर कर दिया जाएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा, आपको जमीन में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये तो खुद ही, ये जो जुबान है ये खुद ही गुंडों की जुबान लगती है। आप संविधान के हवाले से बात करिए कि संविधान के जरिए से, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे दूसरे जो भी क्रिमिनल है, जो भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बुलंदशहर में एक दरोगा एसआई को मारने वाला शख्स बीजेपी में शामिल है, उसको जो है आने वाले सिर्फ 2 महीने के बाद जिला पंचायत सदस्य बना दिया जाता है। उसके ऊपर केस बुक किया जाता है, उसके बावजूद भी उस पर FIR होती है, उसको तो गोली नहीं मार दी जाती है क्योंकि वो बीजेपी का है। इसके अलावा सहारनपुर के अंदर एक ईसाई को गोली मारी जाती है, वो भी बीजेपी के सदस्य होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको जेल नहीं भेजा जाता है। जेल छोड़िए, उन पे FIR तक नहीं होती है। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी मैम। अच्छा। ये जो दोहरी, हाँ, और यहाँ पर संविधान के हवाले से बात मैं करना चाहता हूँ। आर्टिकल 25 में जब इस चीज की इजाजत है कि आप तमाम चीज को कर सकते हैं, लेकिन आप न्याय और अन्याय का फैसला सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करती है। तो यहाँ पर किसने इनको अधिकार दे दिया था कि उसको इनकाउंटर कर दो? आप पैर में एक भी गोली लगी है कहीं देखिए आप, पहले आप पैर पे गोली मारते, कहीं पे नहीं, डायरेक्ट उनके सीने पर। जब वो छाती पर गोली मारने के लिए हाथ में हथियार लेकर सामने खड़े हो तो क्या पुलिस पहले पैर में गोली मारेगी सर? ना, वो तो हथियार कहाँ पे खड़े थे, वो हथियार कहाँ थे, कैसे थे, वो तो सबको पता है। हथियार वो तो बाद में लिखाए गए हैं। उससे पहले ये लोग रिमांड दे चुके थे, ये भी बात आई है। और इससे पहले ये पहले ही बात तो राज्यपाल ने कह दिया था, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने बता दिया था 2-3 दिन के अंदर इनका इनकाउंटर होना, वो हकीकत में हो गया वैसे। अच्छा, तो वो हुआ कि नहीं हुआ? तो अच्छा, अगर आपको इतनी जानकारी है, इतना पता है आपको कि एक्चुअली वहां पर हुआ क्या था, तो फिर क्यों नहीं सबूतों के साथ कोर्ट चले जाते सर? सरकार को बेनकाब कीजिए ना, सिर्फ आरोप लगा देने से क्या होगा? ना, लोग गए हुए हैं, वकील गए हुए हैं। मैं भी इलाहाबाद के बगल प्रतापगढ़ का ही रहने वाला हूँ, दूर का नहीं हूँ। लोग गए हैं, कोर्ट गए हैं, कोर्ट में ही इंसाफ मिलता है और कोर्ट पे पूरा भरोसा है। ठीक है, हमारे साथ महंत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। महंत राजीव त्रिलोचन जी, देखिए साफ साफ कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है, इससे टारगेट किया जा रहा है, और वैसे भी यही कह रहे हैं। लेकिन इन लोगों को कैसे समझ में आएगा कि भाई अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता? गलत कह रहे हैं, बिल्कुल। अरे तो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कह रहे हैं गोरखपुर का कांडे बता रहे हैं तो आपको पता होगा, इनको जानकारी, हाँ, इनको जानकारी होना चाहिए गोरखपुर वाले कांड में कितने लोग सस्पेंड हुए हैं। अभी ये जेल की बात कर रहे हैं, जांच का विषय कर रहे हैं, तो अभी आपका मुख्तार अंसारी के बेटे वाला जो जेल का कांड हुआ है, आपको पता है उसमें कितने अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड किया है। तो ये बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कानून और संविधान के तहत ही काम हो रहा है। अगर इनको संविधान पे इतना भरोसा और कानून को ये मान रहे हैं, तो क्यों नहीं, जब इनके नाम FIR होती है, ये अपराधी घोषित होते हैं, तो क्यों नहीं सरेंडर कर रहे हैं? पुलिस के जवान हमारे दिन रात एक करके परिवार को छोड़ करके अपने जान पर खेल करके इनको खोज रहे हैं। एक नहीं, कितने प्रदेशों में दिन रात खोज रहे हैं। तो क्या इसके लिए कानून और संविधान इनको नहीं दिखाई पड़ता है कि मैं अपराधी हूँ, मेरे ऊपर इनाम घोषित है, तो ना हमको प्रशासन के सामने या कोर्ट के सामने जाना चाहिए? अगर आपने कर नहीं है तो आपको डर क्या है? क्यों आप भाग रहे हैं दिन रात? फिर क्यों भाग रहे थे? ठीक है सलमान गौरी जी, सवाल तो इनका जायज है भाई, 2 महीने से फरार थे, तो फिर सरेंडर क्यों नहीं कर दिया? क्यों बताइए? कानून का अगर आप इस तरह से आप हवाला दे रहे हैं तो कानून के सामने आते ना वो लोग। बिल्कुल। और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो क्या पुलिस वहां पर उनकी आरती उतारती? और अगर पुलिस के ऊपर हमला करके उन्हें वो मौत के घाट उतार कर वहां से फरार हो जाते, तब आपको सच लगता है सब कुछ जो फेक लग रहा है? आज 2, ठीक है मान जी, आ रही मैं आपके पास। आज 2 अपराधियों का इनकाउंटर होगा। हाँ।
हाँ, इनको दर्द हो रहा है, लेकिन दो हमारे पुलिस के जवानों को जब इनके लोगों ने गोली मारी, जब पुलिस के जवानों को गोली लगती है तब दर्द क्यों नहीं होता? ठीक है सर, जवाब लेती हूँ। मतलब सलमान जी, इंसाफ की बात होने लगे तो हमारे लोग हो जाएंगे। मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ, मैं तो हम अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो सबके लिए बात कर रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। आप संविधान की बात करिए, संविधान के दायरे में चीजों को लागू करिए। आपने तो पहले भी कह दिया था, अब कितने लोगों ने कहा था कि इनकाउंटर होना है, पहले ही कहा था। ये तो कोई मैं इन लफ्जों को तो आज मैं कह नहीं रहा हूँ पहली मर्तबा की इनकाउंटर की बात। नहीं तो अपराधी जब होंगे, अपराधी होंगे, आप मीडिया में आ गया। गोली बरसाएंगे, अरे पुलिस ढूंढेगी, उन तक पहुंचेगी। अब अपराधी है, अब देखिए ना, विदेशी हथियार रखकर अपने साथ वो चल रहे थे, उन्हीं विदेशी हथियारों से उन्होंने हमला किया पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर हो गया। ठीक है, उस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं आप? उमेश पाल के दर्द को, उनके परिवार के दर्द को समझ पा रहे हैं सर आप? मैं सब समझ रहा हूँ मैम। इस वक्त मैं किसी और दिन और डिबेट कर लूंगा बताइए, जो पुलिस और जैसा कि अभी न्यूज मिली है, लेकिन इस हत्या मिशन हत्या को अंजाम देने वाले लोगों के साथ ऐसा सुलूक ना हो तो क्यों ना हो? चारों तरफ गौरी जी, मिशन हत्यारों के साथ ऐसा सुलूक ना हो तो क्यों ना हो? मान के चलिए, हमारे देश के 95% मुसलमान भाई शांति और सुकून में जी रहे हैं। जो कुछ एक खुराफाती लोग होते हैं, जी ठीक है जी बहन जी, मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं, इन लोगों के पास वो नहीं, क्योंकि ये जाए। ठीक है, सुन लेते हैं, सलमान जी जवाब दे रहे हैं, सुन लेते हैं। कहीं चुनाव का मुद्दा, कहीं धर्म का मुद्दा। ठीक है, वो कह रही है चुनाव का मुद्दा नहीं है, धर्म का मुद्दा नहीं है, मजहब तो बीच में आना ही नहीं चाहिए जब बात आतंकवादियों की हो, जब बात माफियाओं की, अपराधियों की हो। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है सलमान जी, अपराधी जिस भाषा में सीखे उस सलमान जी की आवाज दीजिए पीसीआर। देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल ये वक्त ऐसा चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसमें नो डाउट, 100% डाउट नहीं है मुझे इसको कहने में कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अतीक के साथ जो हुआ है, जैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसके मुखालिफत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या बुलंदशहर में एक शख्स जिसने मारा है साई को, उसके बाद उसको जिला पंचायत बीजेपी बना देती है, इससे सवाल नहीं होगा? देवबंद के अंदर जो मारा जाता है, एक इंस्पेक्टर होता है, उसको भी मारा जाता, उसको जिला पंचायत, उसको भी उसी टाइम बना दिया गया 2021 में। तो ये सब सवाल, तो उनको तो आप अपने झोली में, जो तुम्हारे हिस्से के होते हैं उनको अपने झोली में सजा लेते हो, और जो तुम्हारे हिस्से के लोग नहीं है उनको कहोगे वो क्रिमिनल है, ये है, वो है। तो यही इससे तकलीफ होती है कि आप एक तराजू में सबको तौलिए ना, एक तराजू में तुलना चाहिए। जाटव जी, ये सवाल आपके लिए है सर। यहाँ पर एक तरफा अगर कार्रवाई करेंगे तो ये कह रहे हैं हम सवाल खड़े करेंगे, कानून पर भी, आपकी कार्यप्रणाली पर भी, आपकी मंशा पर भी। कानपुर में क्या हुआ मैम, हाथरस में क्या हुआ, ठीक है, और इसीलिए जाटव जी, इन्हें बार बार लगता है कि मुसलमानों को टारगेट आप लोग करते हैं, बीजेपी करती है। आजम खान की सांसदी रद्द कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुलदीप सिंह, वो अलग मसला है सर। ठीक है, ठीक है, ये सब क्यों ठीक है, जाटव जी जवाब दीजिए। मुसलमान एक है ना वो। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर तो जरूर है, मगर और कॉन्स्टिट्यूशन की बात भी करेंगे, मगर ये नहीं मालूम कि किसको किस लिए सजा दी गई है, आजम खान जी को किस लिए सजा दी गई है, इनको ये नहीं मालूम। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना भी होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान और किस चीज के लिए क्या है उसको भी समझना होगा। केवल मैं मुसलमान हूँ, इस वजह से मेरे को तमाम उन अपराधों को करने की छूट मिल जाती है जिसको संविधान जो है वो अपराध कहता है और उसके लिए सजा मुकर्रर रही। आप उस सजा को अगर अपराध करेंगे तो भुगतेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है, पूरे देश के सिस्टम को चलाने के लिए बना है। और यहाँ आपने कुछ जगह बताई कि फलाना जगह पर वो नहीं हुआ और फलाना जगह पे ये बातें टीवी इंटेरोगेशन का विषय नहीं है। वो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन जो है वो इंटेरोगेशन करता है और उसके अंजाम भी देता है। आप यहाँ टीवी पर बैठ करके राजनीतिक बातें नहीं, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए उसका सम्मान करें। वो लोग जो आज मारे गए हैं वो डेलिबरेटली नहीं मारे गए, बल्कि
अगर वो लोग सरेंडर कर देते, ठीक है, तो वो जेल जाते और जेल जाकर के उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी नियम कानून है उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होती। मगर उन्होंने उसको सम्मान न करते हुए और पुलिस को उन्होंने धता बता करके पुलिस के साथ में मुठभेड़ की और इस कारण से वो जो लोग हैं वो मारे गए हैं। और आप ऐसे कुख्यात लोगों को, लेकिन इन लोगों को आप कैसे समझाएंगे सर, जो कह रहे हैं कि आप देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं माफियाओं की आड़ में? कोई संविधान खत्म नहीं हो रहा है, संविधान का पालन हो रहा है, यहाँ के कानून का पालन हो रहा है। मोदी और योगी सरकार जो इस वक्त में देश में कानून का पालन कर रही है और कानून वो ये कहता है कि अगर आप कानून का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार की जो अंत है उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अंजाम क्या सिर्फ मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा? ये लोग सवाल खड़े करते हैं जो दूसरे धर्मों से हैं, उनके प्रति भी आप इस तरह का प्यार कीजिए ना रुख से। मुसलमान नहीं, मुसलमान इस देश का बाशिंदा है, मुसलमान नहीं। जो अपराध करेगा वो अपराधी जो है, जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके साथ में सख्त कार्रवाई होगी। ये इन बातों को किसी धर्म के साथ में जोड़ना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। देश की जो जेलें हैं उसमें सभी धर्म के अपराधी हैं। डीपी यादव जी, हर तरीके की अपराधियों के साथ जो हश्र होना चाहिए वही होगा, लेने के लिए अलाउ करेंगे। मजहब को बीच में मत घुसाया कीजिए, पर पानी मत फेरा कीजिए, कह रहे हैं। भविष्य में भी वही होते रहेगा। हाँ बिल्कुल, भविष्य में होगा। अगर कोई कानून बोलिए यादव जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डीपी यादव जी की आवाज दीजिए। हाँ बोलिए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी को भी अपराधी हो उसको सजा दे, लेकिन इसलिए सिर्फ केवल कि पुष्पेंद्र यादव की हत्या होती है, फर्जी एनकाउंटर होता है, उनकी पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है, आखिर पुलिस वाले वहाँ पर क्या कर रहे थे? सरकार उसको क्यों न्याय नहीं दिलाई? इनसे पूछिए पुष्पेंद्र यादव की क्या दोष था, उसकी पत्नी का क्या दोष था, आखिर क्यों उसको बार बार प्रताड़ित किया गया, उसकी बातों को क्यों नहीं सुना गया? कुलदीप सेंगर के जो कहीं न कहीं पीड़िता थी उसका परिवार क्यों समाप्त कर दिया गया, उनको क्यों नहीं सजा दी गई? हाथरस में जो बच्ची थी उस पर सीबीआई ने बाद में क्या निर्णय लिया? पुलिस वाले तो ठीक है, ये सवाल आपकी अपनी जगह है, लेकिन आप ही की विधायक पूजा पाल फिर क्यों कह रही है कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है? उन्हें तो ये सही लग रहा है, अखिलेश यादव को फेक लग रहा है, लेकिन उन्हें ये सही लग रहा है। तो विधायक है जिसने अपने पति नहीं तो देखिए खोया है, जिस बच्चों ने अपने पिता को खोया है, वो भी तो आपकी ही पार्टी का विपक्ष की है। बोलिए। तो जो भी न्याय से परे जाकर के असंवैधानिक काम करेगा, अलोकतांत्रिक काम करेगा, उसको सजा तो मिलनी चाहिए निश्चित रूप से। अभी कोर्ट का कल फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, समाजवादी पार्टी के एक नेता को कहीं न कहीं एनएसए में बंद कर दिया गया था। ये बताइए, एनएसए में सरकार को कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ये क्या कर रही है? अपने अधिकारों का क्यों दुरुपयोग कर रही है सरकार? एनएसए में कैसे उसको बंद कर सकती है? तो इस तरह से सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को भी कहीं न कहीं कोर्ट जो है आईना दिखा रहा है। सरकारें तो होती है लोगों की रक्षा के लिए होती है, न्याय के लिए होती है, जाति धर्म देख करके न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी ठीक है जाटव जी, आऊंगे आपके पास। हिंदू धर्म गुरु महंत हमारे साथ राजीव लोचन शरण जी लगातार जुड़े हुए हैं। महंत जी देखिए, बात तो सही है, जब न्याय की बात आती है तो मजहब सामने नहीं आना चाहिए, जाति धर्म वर्ग ये सब कुछ नहीं देखा जाना चाहिए, और तभी न्याय दे भी पाएंगे और दिलवा भी पाएंगे। बिल्कुल नहीं देखना। कारण है ये लोग इसलिए मजहब को और धर्म को बीच में ला रहे हैं कि जिसको जिस रंग का चश्मा लगाया जाए वो वही इनको दिखाई पड़ता है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी वर्तमान में, पहले आपने 2012 से 17 के बीच में भी आपने देखा है कि किस तरह हमारे प्रदेश में उथल पथल मचा हुआ था। आप जब मजहब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो विकास दुबे क्या मुस्लिम था? विकास दुबे हिंदू था, उसने गलत किया है। बिल्कुल, मैं शांति की हमेशा आप बिल्कुल नहीं, मैं शांति की अपील करता हूँ और हमारी सरकार शांति के साथ ही का काम कर रही है, बिल्कुल नहीं मचा हुआ है। आप हमें बता दीजिए
लीजिए कि 6 साल के अंदर हमारे प्रदेश में कौन सा दंगा हुआ है, हमारे 6 साल के अंदर कौन सा शांति का माहौल, और आज ये शांति का परिचय कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। तुम्हारी और आपकी सरकार ने तो जिस राम मंदिर आज बन रहा है, इस राम मंदिर के इस बिल्कुल नहीं, इस तो तुम्हारे ही लोगों ने हमारे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। जिस राम मंदिर की आप बात है, उस राम मंदिर के काम के लिए पत्थर को प्रदेश में आने से बंद कर दिया गया था 2012 से 2017 तक। कितने करोड़ चंदा लूट लिया लोगों से, लोगों को मुद्दे पर रहते हैं, एक दूसरे पर शांत हो जाइए। मान जी, यादव जी प्लीज सर, फाइनल कमेंट। डीपी यादव जी जाते जाते क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप डीपी यादव जी? माफियाओं का खात्मा लेकिन यहाँ लगातार चलते रहने वाला है, नहीं रुकेगा, चाहे कोई कितना भी हल्ला करे, चाहे कोई इसे कितना भी फेक बता दे। और अगर आपके पास सबूत है, फेक एनकाउंटर है, तो जुडिशियल प्रोब के लिए पहुंच जाइए अदालत। बिल्कुल जवाब उठा है, मानवाधिकार ने इस पर, मानवाधिकार आयोग ने भी इसे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, और पीछे के बहुत से एनकाउंटरों पर कहीं न कहीं सवाल उठे हैं जिसको सरकार प्रूफ नहीं कर पाई है, जो जांच का विषय है। इसलिए यहाँ भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ठीक है, और महंत जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे यहाँ पे। महंत जी से मैं इनसे एक दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि लोगों से अमन चैन की सिफारिश करें, ये इस तरह से बैठ करके किसी के ऊपर आरोप न लगाएं। कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, कितना चंदा क्या कर दिया, वारे न्यारे कर दिया। महंत जी आप तो मार्ग दिखाइए लोगों को ना। ठीक है, मान जी की आवाज दीजिए पीसीआर। मान जी जाते जाते क्या कहेंगे आप, सरकार को भी और विपक्ष को भी? मैं बिल्कुल कहना, अब विपक्ष को यही कहना चाहूंगा कि अबे भी आपके लिए समय है, अबे भी आप अनाप समाज का बयानबाजी अपने नेताओं को सचेत करें। जो अपराधी है उसे अपराधी की सजा मिलेगी और मिल रही है वर्तमान में। मैं यही कहना चाहूंगा, और अपराध की दुनिया को कभी धर्म और जातिवाद से न जोड़ें, क्योंकि धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अपराध अपराध होता है, आतंक आतंक होता है। शांत प्रकाश जाटव जी फाइनल कमेंट आपका। किसी भी प्रकार से भू माफिया या तमाम तरीके के जो ये गुर्गे जो प्रदेश के अंदर वो काबिज हैं, छिपे हुए हैं, वो अच्छी तरह समझ लें कि अब उन सब कामों को भूल करके वो नैतिक नीति के कामों में लग जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सूरत में उनकी वो जो गुंडागर्दी है और उनका जो अपराध जो है वो उसको बिल्कुल भी पुष्ट नहीं होने दिया जाएगा। उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और यदि उन्होंने नियम कानून तोड़ने की कोशिश की, पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया, तो उनको जमीन में गाड़ दिया जाएगा। योगी जी की उस बात को पूर्ण किया जाएगा, और हम योगी जी की इस बात से, इस काम से ये बात भी ऐलान कर दीजिए, संविधान के तहत, कानून के खिलाफ नहीं। बिल्कुल कानून के दायरे में रह करके उन सब के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, और अगर कोई कानून तोड़ेगा तो जमीन में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ 2 जगह, या तो सलाखों के पीछे या तो सरेंडर कर दीजिए, वरना एनकाउंटर करके सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, जो कि पहुंचाया भी जा रहा है। और बस इसी पर विपक्ष को हो रहा है पेट में दर्द। चलिए इसके साथ हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।